कि इस समय पूरा उत्तर भारत विशेषकर एनसीआर रीजन प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। और जब भी ऐसा होता है कि वातावरण का जो तापमान है, ये 13 डिग्री से नीचे जाता है या यूँ बोले कि 8-10 डिग्री के आसपास आ जाता है, तो इसकी वजह से जो ठंड है, वातावरण की ठंड, इसकी वजह से लोगों में कई प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों में हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, जो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या लकवा की समस्या हो सकती है, जिसे हम सीवीए बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में खून की नसें जम जाने की वजह से दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, पक्षाघात बोलते हैं। मतलब शरीर का एक हिस्सा है, अगर मान लीजिए बाईं तरफ का ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है, तो शरीर का दाहिना अंग काम करना बंद कर देगा। इसी प्रकार से फेशियल नर्व पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी बोलते हैं, जिसमें चेहरे का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती हैं, विशेषकर जो हमारा ऐसा आयु वर्ग है बड़े बुजुर्गों का, जिनकी उम्र 55-60 साल से ऊपर है, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से नीचे है। और यदि हम पहले से प्रदूषित वातावरण में हैं, जैसा कि आपने भी देखा है, मैंने भी, कि पराली जलाने की वजह से और भी वजहों से दिल्ली एक स्मोक चैम्बर बन के रह जाती है। और जैसे-जैसे कोहरा घना होता जाता है, ये फॉग और स्मोक मिलके स्मॉग बना देते हैं, जो कि और ज़्यादा नुकसानदायक होता है श्वसन तंत्र के लिए। राजेश जी, जैसा कि बताया गया है कि बचने के लिए प्रयास करना चाहिए हमें कि हम कोल्ड एक्सपोज़र को जितना हो सके, यानी कि ठंडी हवा के प्रति जितना हो सके, उतना अपने आप को बचाएँ। प्रयास करें कि गरम कपड़े पहनें, विशेषकर कान और मुँह को थोड़ा ढक कर रखें, गरम टोपी पहनें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। विशेषकर देखा ये गया है कि हमारे बड़े-बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, ठंड की वजह से पानी की मात्रा कम ले रहे होते हैं और ठंडे पानी से हाथ मुँह धुल लेते हैं, या जिसकी वजह से अचानक से वो कपड़ों वॉशरूम जाने के लिए या नित्य क्रिया के लिए कई-कई बार वो अचानक से जैसे आँगन में उठ के जाना हुआ, तो वो कम कपड़े पहन के उन्हीं कपड़ों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठंड लग जाती है। और ठंड की वजह से जैसे मैंने बताया, हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं और सीवीए के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। साथ में बेल्स पैरालिसिस के, फेशियल पैरालिसिस के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। पिछली बार डॉक्टर कानपुर साहब में तो यही हम एक ना थोड़ा-सा इसी को ही एक अलग-अलग डिफाइन कर देते हैं। जैसे जी, ये बात सही है कि जैसे ही ये ठंड का मौसम आता है बीपी बताया जाता है कि हाई हो जाता है और जी, हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। तो जी, इसकी वजह बताइए थोड़ा-सा और इसमें किस तरह से ख़्याल रखें इसका हार्ट अटैक को लेकर ख़ासकर? जी। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें राजेश जी, तो खून की नसों को हम ऐसे समझें जैसे रबड़ के पाइप, और हार्ट को हम समझें जैसे पंप। पंप क्या करता है, रबड़ के पाइप के थ्रू शरीर के विभिन्न अंगों में खून को पहुंचाता है। ठंड की वजह से खून पहले से थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसकी 2 वजहें और भी होती हैं कि एक तो हम पानी कम पी रहे होते हैं, दूसरा ठंड से बचने के लिए चाय का सेवन ज़्यादा लोग करते हैं, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, इंटरनल डिहाइड्रेशन होता है। तो खून पहले से गाढ़ा हो गया। साथ में जब ठंड होती है, तो ठंड की वजह से, या यूँ बोलें, शरीर से तापमान का लॉस ना हो, हीट का लॉस ना हो, इससे बचाने के लिए हमारी जो खून की नसें हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन जब भी होगा, यानी कि ऐसे समझिए, अगर पाइप को आपने दबा दिया, तो पंप करने के लिए आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर समझिए रबड़ का पाइप, आप कई सीज़न से आपने उस रबड़ के पाइप को धूप में, ऐसे ही बरसात में छोड़ रखा है, तो वो रबड़ का पाइप कठोर हो जाता है और जगह-जगह से टूटने लगता है, ब्रेक होने लगता है, डैमेज हो जाता है इंटरनली। बिल्कुल वैसे ही लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहे, लंबे समय तक अनियंत्रित डायबिटीज़ है, लंबे समय तक यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर लंबे समय तक स्मोकिंग की है, धूम्रपान किया है,
या तंबाकू का सेवन किया, तो इसकी वजह से जो खून की नसें हैं, इनके अंदर फटने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली बात तो हुई कि प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर असर आया। तो जिसका हार्ट पहले से कमज़ोर है, कई-कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं रहता, जिसकी वजह से हार्ट पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है या सही काम नहीं कर रहा है। अब ठंड की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, माने कि खून की नसें सिकुड़ी, तो पंप पे और दबाव पड़ा, यानी कि हार्ट पे और ज़्यादा दबाव पड़ा, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। इसी प्रकार से खून की नसें अगर दिमाग की सिकुड़ी और पहले से एथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी कि प्लाक बने हुए हैं, तो उसकी वजह से वो पंक्चर हो सकती हैं, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। कितनी ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन में, इस बात से ये डिसाइड होगा कि जो व्यक्ति है, उसमें पक्षाघात होगा, आंशिक होगा या पूर्ण होगा। यानी कि उसको जो फ़ालिस है, फ़ालिस का जो अटैक पड़ेगा, पैरालिसिस का, वो शरीर के एक कुछ अंगों तक सीमित रहेगा या पूरे एक हिस्से तक सीमित रहेगा। कई-कई बार दिमाग में अगर इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो, तो व्यक्ति अ, की मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि पिछले साल आपने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि कानपुर में हैलेट अस्पताल में एक दिन में 25 से अधिक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के मृत व्यक्ति आए थे। तो ये इंसिडेंट्स होते हैं इसी वजह से। दूसरा, बेल्स पैल्सी की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि हमारी जो फेशियल नर्व है, हमारे शरीर में नसें होती हैं जो हमारे अलग-अलग अंगों के चलने के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी कि उनमें करंट पहुँचाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। चेहरे की जो करंट पहुँचाने वाली नस है, उसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं। ये हमारे कान के अंदर एक टनल होती है, एक गुफ़ा होती है, उसके अंदर से इसका केबल जा रहा होता है। तो कई-कई बार अगर गुफ़ा में सूजन आ गई है या उस टनल में सूजन आ गई है, तो उसकी वजह से फेशियल नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का चेहरा एक तरफ तिरछा हो जाता है ऐसे, और एक तरफ से लार निकलनी शुरू हो जाती है। आँखों की पुतलियाँ या यूँ बोलें आँखों की जो पलकें हैं, ये काम नहीं करती हैं, तो अक्सर बार-बार पानी आना शुरू हो जाता है। सही प्रकार से व्यक्ति चबा नहीं पाता। हालाँकि फेशियल पैरालिसिस की रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं, लेकिन 2-3 महीने उसमें भी लग जाते हैं। तो मुख्य तौर पे अगर हम देखें शीतलहर की वजह से ये 3 चीज़ें, हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस, पैरालिसिस या सीवियर होने के चांसेस और फेस की पैरालिसिस होने के चांसेस, ये बढ़ जाते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। बचने का साधारण तरीका डॉक्टर होता है साहब, राजीव जी। आपने हाँ, जी। जो फेस का बताया कि फेस पे जो फ़ालिस जिसे बहुत सिंपल भाषा में लोग बोलते हैं, हुँ, हुँ। अगर ये मतलब ये किसी भी उम्र में मैंने देखा है कि किसी भी उम्र में होने के चांसेस रहते हैं। मैंने कुछ बच्चों को भी देखा कि जो 15 और 12 साल के बच्चों को भी हुआ, मेरी एक फैमिली में मैंने देखा। तो ये बच्चों पे भी इसी स्ट्रोक की वजह से होता है? जी, इसकी वजह से ही होता है ज़्यादातर, और कुछ मामले इसके ऑटो इम्यून होते हैं, यानी कि जिसका पुख्ता जिसे बोलते हैं कॉज़ेटिव एजेंट किस वजह से हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल बात सही बोली कि शीतलहर में ये केसेस बढ़ जाते हैं। एग्ज़ैक्ट साइंटिफिक बेसिस या कोरिलेशन क्या है, ये अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक ये है कि ख़ास करके ना यहाँ ब्रोंकिया ये इन्फेक्शन का बड़ा खतरा रहता है, बुजुर्गों के लिए। तो इसके लिए उन्हें किस तरह से ख़्याल रखना चाहिए थोड़ा? जी। राजेश जी, जो ब्रोंकियल इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं या साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसमें अस्थमा होता है या लंबे समय तक किसी को एलर्जी हो या किसी को लंबे समय तक धूम्रपान किया है किसी ने, तो इन सारे लोगों में, इन सारे व्यक्तियों में फेफड़े की जो कार्यक्षमता होती है या जिसे बोलते हैं फैलने की कैपेसिटी, वो कम रहती है। साथ में जो श्वसन तंत्र है, उसमें पहले से ही इन्फ्लेमेशन होता है। तो चाहे ये इन्फ्लेमेशन एलर्जी की वजह से हो, चाहे ये लंबे समय तक धूम्रपान करने की वजह से हो या प्रदूषित वातावरण में, जैसे कि एनसीआर की हवा पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो अगर इस प्रकार से प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इंटरनल इन्फ्लेमेशन आपके साँस के रास्ते में बना रहता है, जिसकी वजह से
ये जो शीतलहर है, शीतलहर के समय में इस प्रकार के फेफड़े या इस प्रकार के लोग जो इन रोगों से पीड़ित हैं, ऐसे रोग और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं, साँस लेने में समस्या होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम साधारण भाषा में साँस फूलना बोलते हैं। अक्सर खाँसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, ज़्यादातर जिसे हम रात में आने वाली खाँसी बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों को अक्सर आती रहती है। तो ये समस्याएँ हैं, ये शीतलहरी में बढ़ जाती हैं। बचने का उपाय वही है कि कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर हम इंडोर रहें, मतलब घर के अंदर रहें। डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोज़र अवॉइड करें, यानी कि तुरंत, जैसे मान लीजिए आप गर्म कमरे में हैं, अचानक से आप निकल के आँगन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या मिसाल के तौर पे आप अपनी गाड़ी में हैं और गाड़ी में आपने ब्लोअर चला रखा है और अचानक से आप उतर के किसी ढाबे पे जाते हैं या लघु शंका के लिए जाते हैं। तो सडन ये जो चेंज होता है टेम्परेचर का, अचानक से आपका टेम्परेचर अगर बदलता है, तो ये जो वेरिएशन होता है, इसकी वजह से शरीर को एडजस्ट करने का समय नहीं मिल पाता और जो चेंजेज़ हैं, वो श्वसन तंत्र में आ सकते हैं, साथ में आपके जो मस्तिष्क की सक्रियता है, उसपे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो बचने का यही तरीका है कि आप सडन कोल्ड एक्सपोज़र अवॉइड करें, ज़्यादा मात्रा में पानी लें। एक बात देखने में आई है कि हमारे ख़ासकर जब ठंडियों का मौसम होता है, तो हम लोग पानी कम पीते हैं। तो जब पानी कम पीते हैं, तो इंटरनल डिहाइड्रेशन जैसा रहता है, जिसका मतलब ये है कि शरीर में अगर पानी की मात्रा कम है, तो रक्त आपका ज़्यादा गाढ़ा रहता है। फिर गाढ़े रक्त के जमने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा लें, कोशिश करें कि गुनगुना पानी लें। चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर ठंड आप चाय पे गुज़ार रहे हैं, ज़्यादा चाय पी के, तो चाय भी डाययूरेटिक का काम करती है, यूरिन के एक प्रोडक्शन को एक बढ़ा यही देती यही है, सवाल है डॉक्टर साहब श्वासोच्छ्वास को बहुत बढ़ा देती ज़्यादातर है। लोगों का कि चाय, कॉफ़ी कैसे नुकसान पहुँचाती है इन सर्दियों में? जी, देखिए चाय और कॉफ़ी दोनों का जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है, एक्टिव सब्सटेंस है, वो अलग-अलग होता है। बेसिकली जब हम चाय की बात करते हैं, तो इसमें थीन होता है और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। दोनों ही डाययूरेटिक होते हैं। डाययूरेटिक का मतलब कि आपके यूरिन के प्रोडक्शन को आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि अक्सर चाय पीने के बाद या कॉफ़ी लेने के बाद कुछ 1 घंटे या आधा घंटे बाद यूरिन जाने की, यूरिनल जाने की या वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। तो ये डाययूरेटिक होता है जो आपके शरीर में यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो अगर आप बार-बार कॉफ़ी पी रहे हैं और बार-बार यूरिन जा रहे हैं, यानी कि आपके शरीर से पानी का एक बड़ा हिस्सा पेशाब द्वारा निकल रहा है। लेकिन अगर आप पानी उसी मात्रा में ले नहीं रहे हैं, इनटेक नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में रिलेटिव डेफिशिएंसी हो जाती है। या इसे यूँ बोलें कि एक तरह से अ, खून थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है या ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो जिससे इसके जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी हुँ, वजह हुँ, से हुँ। कहा जाता है कि अगर आप ठंड में हैं, तो कोशिश करें सिर्फ़ चाय या कॉफ़ी पे ही गुज़ारा ना करें। गरम पानी पी सकते हैं, हमारे यहाँ काढ़ा बनाया जाता है। आप अदरक का और बाकी और कई सारी जड़ी-बूटियाँ हैं, इनका काढ़ा बना सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं और साथ में कोशिश करें कि फल अच्छी मात्रा में लें। ताज़े फल, ख़ासकर जैसे कि केला हो गया, पपीता हो गया और भी जो संतरा है या ऐसे फल जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा अच्छी मिले। आपने देखा होगा राजेश जी, कोरोना काल में भी विटामिन सी सप्लीमेंटेशन जो कोरोना किट थी उसमें दिया जा रहा था। उसका पर्पज़ यही होता है कि जो विटामिन सी होता है, ये हमारी एपिथेलियम, मतलब जो ऊपरी परत होती है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और यही वो परत होती है जो हमारे श्वास के तंत्र को हेल्दी रखती है। तो ऐसे हमें खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें ये चीज़ें अच्छी मात्रा में मिलें। साथ में विटामिन डी, तो विटामिन डी के लिए हमें दूध, जैसे कि बोला जाता है कि भाई केसर डाल के बढ़िया गरम दूध पीना चाहिए। तो ये भी शरीर को अंदर से गर्माहट तो देता ही है, साथ में आपको विटामिन डी का सोर्स भी प्राप्त होता है इससे।